हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड विद मेहुल में। और मैं हूं आपका दोस्त मेहुल। तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की सीरीज। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड करते हैं। जैसे हम लोग, चाहे वो इंडियन मार्केट हो चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, हम लोग इसी पे ट्रेडिंग करके जो है पैसा बनाते हैं मार्केट से। तो देखो, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को गैम्बल समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को सही तरीके से समझ लो तो रिस्क कंट्रोल भी होता है और रिटर्न्स भी स्मार्ट हो जाते हैं आपके। ठीक है। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एक कंप्लीट फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मास्टर सीरीज, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। ठीक है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होता क्या है, लोग इसमें क्यों ट्रेड करते हैं और ये स्टॉक मार्केट का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है। ठीक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं एग्जांपल्स के थ्रू इतना इजी बना दूंगा कि आप लाइफ टाइम याद रखोगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं हम डेरिवेटिव्स क्या होता है। देखो, डेरिवेटिव्स खुद में, मतलब डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें उसकी खुद की कुछ वैल्यू नहीं होती, बट वो डिपेंड होता है किसी चीज पे। ठीक है। किसी भी चीज पे, जैसे एक अंडरलाइंग एसेट पे। देखो, जैसे मैंने एक एसेट रखा है यहाँ पे, एक एसेट है, कमोडिटी है। कमोडिटी मैं बता देता हूँ आपको। कमोडिटी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो होती है हमारी कमोडिटी। लाइक हमारी जो खेती होती है, जिसमें हमारा जो भी होता है अनाज होता है, ये कमोडिटी होती है। हमारा तेल होता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल निकलता है, माइनिंग वाइनिंग करते हैं तो क्रूड ऑयल निकलता है, गोल्ड सिल्वर, ये सब हमारे कमोडिटीज में आते हैं। तो डेरिवेटिव जो होती है वो खुद में कुछ नहीं होती, वो डेरिवेटिव होती इन सब चीजों पे डिपेंड होती है। तो जब जब इन चीजों की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग डेरिवेटिव की वैल्यू डिफाइन होती है। सपोज दैट एक एसेट है, एसेट में कोई घर है, तो उस एसेट की एक डेरिवेटिव है। ठीक है। डेरिवेटिव कुछ भी नहीं होता, बस एक पेपर फॉर्म में, एक समझ लो कागजाई, क्या उसको क्या कहते हैं, कागजी कार्यवाही होती है। ठीक है। तो डेरिवेटिव समझ लो एक कागजी कार्यवाही होती है, एक पेपर के फॉर्म में। ठीक है। तो जब जब उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो उस डेरिवेटिव की भी वैल्यू बढ़ेगी, और जब जब उस एसेट की वैल्यू कम होगी डेरिवेटिव की वैल्यू भी कम होगी। खैर, एसेट की वैल्यू तो कम नहीं होती, लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब जब उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट की वैल्यू कम होगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू कम होगी। बिल्कुल सेम ऐसे ही कमोडिटीज में भी है। कमोडिटीज में हम कोई भी कमोडिटी उठा लेते हैं, क्रूड ऑयल उठा लेते हैं, गोल्ड उठा लेते हैं, सिल्वर उठा लेते हैं, या हम जो सामने आपके कॉर्न, गेहूं, चाहे किसी की भी खेती समझ ली, इस खेती को उठा लेते हैं। तो जब जब इस खेती, कुछ भी कमोडिटी की जब वैल्यू बढ़ेगी तो उस डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी वैल्यू गिरेगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू गिरेगी। डेरिवेटिव्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव, ये जो पेपर फॉर्म बना है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है, किसी भी अंडरलाइंग एसेट या किसी की वैल्यू पे डिफाइन होता है। चलिए अब हम जानते हैं किन किन चीज़ों के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। देखिए, पहले नंबर पे हमारे स्टॉक्स, जो हमारे इंडियन मार्केट के जो स्टॉक्स होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, टाटा, रिलायंस, सिप्ला, ये जो नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं, इनके इनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है। दूसरे डेरिवेटिव्स होते हैं बॉन्ड्स के। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स में क्या होता है, एक टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें एक एक रिटेलर, एक नॉर्मल पर्सन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एक एग्रीमेंट साइन कर लेता है, जिसमें क्या होता है कि वो एग्रीमेंट साइन कर लेता है, इतने टाइम के लिए मैं इतने रुपये, इतने पैसे जो है इन्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और मुझे इतने टाइम पे इसका इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये बॉन्ड्स होते हैं, इनके इंडाइजेस होते हैं। ठीक है। यूएसडी। अब करेंसी, करेंसी बात करते हैं। करेंसी क्या होती है? किसी भी दो कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसीज के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसके भी जो है डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है। जैसे यूएसडी आईएनआर, मतलब यूएस डॉलर्स, और मतलब यूएस डॉलर्स है, और आईएनआर मतलब अपने इंडियन रुपीस। इनके पेयर का यूएसडी येन है, आईएनआर यूआर है। ठीक है। तो ये टाइप की करेंसीज इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। और कमोडिटी का मैंने आपको बता ही दिया था, जो हमारी कमोडिटीज होती हैं, जैसे कि तेल, और मतलब जितने भी कमोडिटीज, नेचुरल गैस हो गई, और सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, अनाज हो गए, जितने ये सब टाइप की कमोडिटीज, इनके इंडाइसेस होते हैं।
और इंटरेस्ट रेट्स हो गए हमारे, इंटरेस्ट रेट जो भी उठते बढ़ते हैं, जो हमारे बैंकों के इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये उसमें भी आता है डेरिवेटिव्स। और इंडाइसेस हो गई हमारी, इंडाइसेस में जैसे हमारी मेन जो हमारी होती है वो इंडाइसेस ही होती हैं। जैसे बैंक निफ्टी हो गई, निफ्टी फिफ्टी आपने सुना होगा। निफ्टी फिफ्टी मतलब, निफ्टी फिफ्टी का मतलब होता है वो टॉप 50 स्टॉक्स इंडियन मार्केट के जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है। तो उनके जिनकी 50 स्टॉक्स के अकॉर्डिंग जो वो चल रही है, वो निफ्टी फिफ्टी चल रही है। सेंसेक्स हो गया, बैंक निफ्टी हो गई, टॉप बैंक्स जो होती हैं उनके स्टॉक्स हो गए। तो आप अभी तक ये तो समझ ही गए होंगे डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव का मैंने इजीली लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो डेरिवेटिव खुद में कुछ नहीं होता है, बस एक पेपर फॉर्म होता है जिसकी वैल्यू किसी चीज से डिराइव करती है। मतलब वो खुद उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो किसी पर्टिकुलर एसेट या पर्टिकुलर किसी भी चीज की अगर उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो उस पेपर की वैल्यू बढ़ेगी, अगर उसकी वैल्यू गिरेगी तो उस पेपर की वैल्यू गिरेगी। तो डेरिवेटिव्स का मतलब बस इतना होता है। चलो अब समझते हैं डेरिवेटिव्स कितने टाइप्स के होते हैं। डेरिवेटिव्स टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहली होती है स्पॉट मार्केट, दूसरी होती है फॉरवर्ड मार्केट। तो स्पॉट मार्केट में क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्मल, एक समझ लो मैंने इधर एग्जांपल दिया है, एक बेकर है, ठीक है। ये बेकर केक वगैरह बनाता है। तो जब बेकर केक बनाता है, इसको मान लो अगर शुगर की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल शॉप में जाएगा। नॉर्मल शॉप में जाके ये शुगर खरीद लेगा। जैसे जैसे इसको जरूरत पड़ेगी ये शॉप में जाके शुगर खरीद ले। मान लो इसको 1 किलो केक बनाने, केक का ऑर्डर आया, इसको 1 किलो शुगर चाहिए, तो ये गया मार्केट में, जो भी प्राइस चल रहा होगा मार्केट में उस टाइम पे शुगर का जो भी रुपए चल रहा होगा, सपोज दैट 40 रुपीज के जी चल रही होगी या 50 रुपीज के जी चल रही होगी, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उतने प्राइस में ये 1 किलो शुगर खरीद के ले आएगा, ठीक है। बट फॉरवर्ड मार्केट में ऐसा नहीं होता। फॉरवर्ड मार्केट में क्या होगा कि समझ लो इसने बल्क क्वांटिटी में इसको ऑर्डर आया, ठीक है, बहुत बड़ा ऑर्डर आया। अब भाई अगर इसको इन फ्यूचर ऑर्डर आ रहे हैं, मान लो ये इसने जब स्टार्ट करी अपनी शॉप, ठीक है, तो छोटा उसका ऑर्डर था, उसने अपने जो नॉर्मल प्राइस पे शुगर लेके केक बना के अपना बेच दिया, ठीक है। अब जब मान लो इसको इन फ्यूचर, इसको पता है इन फ्यूचर और ऑर्डर आने वाले हैं, ठीक है, तो ये अपना कॉस्ट को कम करने के लिए, जो बेकरी वाला अपने कॉस्ट की कॉस्ट कम करने के लिए ये क्या करेगा, शुगर को उसी प्राइस पे तो खरीदेगा नहीं। भाई मान लो आने वाले 10 दिन बाद अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया 40 रुपीज केजी से 50 रुपीज केजी हो गया, तो इसके केक की वो नहीं बढ़ जाएगी। तो इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये क्या करेगा, ये बेकरी वाला, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो ये क्या करेगा, ये बेकर जाएगा एक ट्रेडर के पास जिसके 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 पास बल्क क्वांटिटी में शुगर होगा। तो ये क्या कर देगा, आने वाली जब इसको पता है कि 1 महीने तक इसको अच्छे खासे ऑर्डर आने वाले, तो पूरी शुगर तो खरीद नहीं सकता है एक साथ ये, ठीक है। शुगर है भाई, एक साथ पूरा खरीद नहीं सकता, पूरा पैसा नहीं लगा सकता। तो ये क्या कर देगा, एक एग्रीमेंट कर लेगा ट्रेडर के साथ जिसके पास बल्क क्वांटिटी में शुगर है। उस ट्रेडर के पास ही जाके एक एग्रीमेंट कर लेगा। उस एग्रीमेंट में क्या होगा कि ये एक कुछ पैसा पे कर देगा, जैसे जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो बयाना भी कह सकते हैं, कुछ बयाना पे कर देगा कि आने वाले 1 महीने में हम इसी प्राइस में जो है शुगर को खरीदेंगे। अब इसमें क्या है कि बेकर जाके कुछ बयाना दे देगा ट्रेडर को, क्योंकि ट्रेडर को भी नहीं पता इन फ्यूचर शुगर की वैल्यू बढ़ने वाली या घटने वाली, बेकर को भी नहीं पता। बट अगर बेकर इस प्राइस पे लॉक कर देता है, मान लो अगर आज वो 40 रुपए की 40 रुपए किलो शुगर खरीद रहा, हो सकता है उसको 10 दिन बाद एक बड़ा ऑर्डर आ जाए, तो उसको शुगर खरीदनी है, तो मान लो इन केस मार्केट में 50 रुपीज केजी अगर शुगर दोगे तो उसको 10 रुपए पर केजी उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। ये चीज़ बेकर नहीं चाहता है। तो बेकर क्या करेगा, ट्रेडर के पास एक एग्रीमेंट कर लेगा, ट्रेडर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा कि जिसमें वो कुछ बयाना पहले से ही ट्रेडर को दे देगा, जिसमें से ट्रेडर क्या करेगा, उस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी शुगर लॉक कर देगा बेकर के लिए, मतलब इतनी क्वांटिटी पे इस प्राइस पे उस बेकर के लिए लॉक कर देगा। तो जब लॉक कर देगा तो इन फ्यूचर जब वो 15 दिन बाद भी अगर बेकर उसके पास लेने जाएगा शुगर, तो वो उसको उतने ही रुपए में मिलेगी जिस जितने पैसे में उसने अपने प्राइस को लॉक कर दिया था। तो तो ओवरऑल डेरिवेटिव्स को अगर हम समझें फॉरवर्ड मार्केट में, तो डेरिवेटिव्स हमें प्राइस फ्लक्चुएशन से बचाता है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी
एसेट या किसी भी चीज को अगर उस प्राइस को लॉक कर देते हैं तो उसके प्राइस फ्लक्चुएशन से हमें डेरिवेटिव बचाती है। जैसे एक बेकर को प्राइस फ्लक्चुएशन से मार्केट ने बचाया। सपोज दैट मार्केट में शुगर का प्राइस हो सकता बढ़ जाता, कुछ भी हो सकता था, अनसर्टेन है मार्केट ये। तो आगे चल के मान लो शुगर का प्राइस अगर बढ़ जाता तो उसमें बेकर का लॉस होता, 10 रुपए का पर केजी लॉस होता, जिसमें उसको केक को महंगा बेचना पड़ता। इसी तरह से देखो महंगाई भी बढ़ती है। जो इन्फ्लेशन होता है वो इसी वजह से बढ़ता है। किसी एक चीज के प्राइस के बढ़ने की वजह से जब दूसरी चीजों पे इफेक्ट होता है तो उसी में इन्फ्लेशन होता है। सपोज दैट अगर शुगर का प्राइस बढ़ता तो शुगर के साथ साथ अगर शुगर उसको 10 रुपए केजी महंगी मिल रही है तो जब वो बेकरी से केक बनाएगा तो केक भी उसको 10 या 20 रुपए मतलब महंगा बेचना पड़ेगा। अगर उसको शुगर महंगी मिल रही है तो उसको केक में मार्जिन, अपना मार्जिन बचाने के लिए उसको करना पड़ता है। तो इसी तरह से इन्फ्लेशन भी होता है। तो डेरिवेटिव्स इसीलिए हम लोग को हेल्प करता है कि हम किसी भी प्राइस पे लॉक कर देते हैं उस प्राइस को, ताकि हम इन फ्यूचर में उसकी उतने ही रुपए में वो वैल्यू खरीद सकें। तो इसमें हम समझ चुके हैं कि डेरिवेटिव्स में जो स्पॉट मार्केट होती, फॉरवर्ड मार्केट होती, तो स्पॉट मार्केट का तो कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। स्पॉट मार्केट नॉर्मल मार्केट होती है। अगर आपको कुछ चीज़ मार्केट से खरीदनी है तो उस मार्केट में आपको जो भी प्राइस चल रहा होगा आप जाके उस प्राइस पे उसको खरीद लाओगे, ठीक है, कोई भी चीज़ हो एग्जाम्पल। और फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर एसेट या किसी चीज को उस प्राइस पे लॉक कर देते हो उस प्राइस को, ताकि इन फ्यूचर में भी आप उस प्राइस पे खरीद सको। अब भले ही उस चीज की वैल्यू गिर चुकी हो या उस चीज की वैल्यू बढ़ चुकी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि शुगर की प्राइस बढ़ेगी, हो सकता हो मे भी गिर भी सकती है, हो सकता हो 40 रुपीज से 30 रुपीज आ जाए, लेकिन फिर भी उसमें आपका लॉस है। लेकिन आपको एक रिस्क तो आपका खत्म हो गया है कि आपको आज जो चीज 40 रुपए मिल रही थी कल भी वो 40 में मिलेगी, है ना। कल ऐसा नहीं है कि मान लो अगर वो 50 रुपए हो तो आपको 50 मिलेगी, आपको वो 40 में मिले, आप उस रिस्क से तो बच गए। क्योंकि भले आज तो आप 40 रुपए में अगर आप पूरा माल खरीदते तो 40 रुपए में ही खरीदते पूरा, लेकिन आगे के एक रिस्क से तो आप बच गए। तो डेरिवेटिव्स मार्केट ऐसे फॉरवर्ड मार्केट आपको हेल्प करती है। अब फॉरवर्ड मार्केट में भी काफी सारे जो हैं होते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन जिसको हम पढ़ रहे हैं, फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप्स, ये सब चीज़ें होती है, ये हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो प्लीज़ मेरी सीरीज को कंटिन्यू आप देखते रहिएगा और समझिएगा कैसे फ्यूचर और ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आज यहीं हम क्लोज करते हैं और फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं जिसमें हम फॉरवर्ड्स के बताएंगे, टाइप्स ऑफ फॉरवर्ड्स, कितने तरह के फॉरवर्ड्स होते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ ये वीडियो और लोगों में शेयर करिएगा जो फ्यूचर्स ऑप्शन जो नहीं जाते, जो ट्रेडिंग जर्नी में नए हैं, जिनको फ्यूचर्स और ऑप्शन सीखना उन तक प्लीज़ शेयर करिएगा ये वीडियो। ओके, थैंक यू।